दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज सुबह मैं देख रहा था दोस्तों, अपने देश में भारत रत्न पाने वालों की पूरी लिस्ट, और उसको देखते हुए मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठते रहे। इसलिए कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी इससे बड़ा कोई सम्मान भारत में सिविलियन सम्मान कोई नहीं है। तो मैं देखने लगा कि किस आधार पर इन लोगों को मिला होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत ग्रेट, और उनको मिलना चाहिए। भारत रत्न के वो सर्वथा योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो न भी मिलता उनको अगर सम्मान, वो कोई और सम्मान मिल जाता तो भी काम चल जाता है। भारत रत्न जो सबसे बड़ा सम्मान है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं मिला है जो सचमुच उसके पात्र हैं या जिनको मिलना चाहिए। तो ये कंपैरिजन मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर शाम जब हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पर एक कार्यक्रम मैं करूं। क्योंकि आज देश के बहुत विख्यात राजनेता, स्वाधीनता सेनानी, भारत की संविधान सभा के सदस्य, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। 5 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था, और 5 अप्रैल को 1908 में वो जन्मे थे, और 6 जुलाई 1986 को वह दिवंगत हुए। दोस्तों, इसीलिए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस विषय पर आज चर्चा की जाए कि आखिर जगजीवन राम जैसे बड़े नेता को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो भारत में जिनको एक जमाने में अस्पृश्य कहा जाता था, जिनको पढ़ने लिखने से लेकर के और समाज के दूसरे अन्य हिस्से जो पढ़ने लिखने के अधिकारी माने जाते थे, उनके बीच उठने बैठने से भी उपेक्षित रखा जाता था, वंचित किया जाता था। बाबूजी को तो हुआ ये कि जब स्कूल में गए तब भी उनको परेशानी झेलनी पड़ी। जब वो मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर बीएचयू गए इंटरमीडिएट करने साइंस से, तो वो तो चाहते थे कि हमारे यहाँ ये लड़का पढ़े। मदन मोहन मालवीय स्वयं चाहते थे, क्योंकि वो आरा गए थे कार्यक्रम में, वहां पता चला कि उनका सम्मान जो पत्र पढ़ रहा है लड़का, वो बहुत टैलेंटेड है और वो इस स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। तो स्वयं मदन मोहन मालवीय ने उस छात्र की प्रतिभा को देखकर कहा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ने आ जाओ और सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन वहां जो मिली सुविधा उसमें यह भी थी कि उनको अन्य लड़कों ने पढ़ने ही नहीं दिया। वो चाहते थे कि ये दूर बैठा करे, ये इधर न रहे, जो हॉस्टल मिला उसमें खाना न खाए, वो सबके साथ कैंटीन में भाग न ले, चाय न पीने आवे, कोई चीज अपने से खाना बनाना पड़ता था, बहुत सारी मुश्किलात थी। तब वो बीएससी करने उनको कलकत्ता जाना पड़ा, क्योंकि उस समय वो कलकत्ता कहलाता था, अब कोलकाता कहलाता है। उनको लगा कि वो एक बड़ा शहर है और वहाँ पर तरह तरह के धर्म, तरह तरह के लोग हैं, तो वहाँ शायद उनको जात पात से उतना ज़्यादा तबाह न किया जाए, इतना परेशान न किया जाए। और वाकई वैसा ही हुआ, उनको शायद उतनी तकलीफ वहाँ नहीं हुई, तभी वो लगातार वहाँ बीएससी उन्होंने किया। दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि जगजीवन बाबू को क्यों नहीं मिला भारत रत्न। किन योगदानों के तहत बहुत सारे लोगों को मिला और उनको नहीं मिला। देश के कृषि मंत्री, संविधान सभा की बात छोड़ दीजिए, उसमें तो उनका रोल है, यह बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कृषि मंत्री के तौर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएस स्वामीनाथन को मिल चुका है, जो बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। लेकिन इन सभी लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान उस काम में इन्वॉल्व कराने का जो दायित्व है, राजनीतिक नेतृत्व के तौर पे जगजीवन बाबू वहां थे मौजूद। एक बहुत बड़ा रोल 1971 के वार के दौरान, इंडो पाकिस्तान वार, जिसमें कि बांग्लादेश सृजित हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी,
जगजीवन बाबू रक्षा मंत्री थे देश के। इसके अलावा भी आप देखिए कि अनेक मामलों में इमरजेंसी में उन्होंने विरोध किया। शुरू में तो विरोध नहीं हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि हो सकता है चीजें संभल जाएं, लेकिन बाद में उन्होंने विरोध करना शुरू किया और आपातकाल का विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, डेमोक्रेसी की वापसी होनी चाहिए, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, प्रेस पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। जब नहीं वो उनकी बात मानी गई पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी स्थापित की उन लोगों ने। बहुगुणा जी उसमें थे, एच.एन. बहुगुणा, नंदिनी सतपथी थी और बाबू जगजीवन राम सहित कई नेता थे। तो इतना बड़ा रोल है देश को मजबूत बनाने में, देश में अलग अलग क्षेत्रों में उसका कैसे विकास हो, कैसे स्ट्रांग कंट्री के रूप में हम हमारा भारत उभर कर आवे और कैसे हमारा लोकतंत्र जीवंत बना रहे, वाइब्रेंट बना रहे। इस तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, नेता के तौर पे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बहुत बड़ा रोल अदा किया है बाबू जगजीवन राम ने। और जिस मुसीबत, जिस उत्पीड़न, जिस तरह के शोषण अत्याचार के बीच वो एक बालक के तौर पे, एक युवा के तौर पे और एक फिर एक अमीन अधेड़ एक राजनेता के तौर पे और फिर बुजुर्ग नेता के तौर पे उनकी यात्रा है, वह अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जंग जैसे कोई जीता हो और आगे बढ़ा हो, इस तरह की वो है यात्रा। और ऐसे व्यक्ति को क्यों नजरअंदाज किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। वह तो वीपी सिंह की सरकार आई तो 1990 में उनको, अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिला। लेकिन अगर आप देखिए तो कुछ लोगों का मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं दोस्तों, मेरे अपने जरूर विचार होते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हर धारा के लोग हों, चाहे जिस धारा के भी हों, उनसे मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन किसी से मेरी चिढ़ नहीं होती। मैं किसी से चिढ़ता नहीं, किसी को नफरत नहीं करता। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं लेकिन मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगा। मैं आपसे मतभेद मेरे हो सकते हैं लेकिन मैं आपके प्रति गलत बात नहीं सोचूंगा अपने दिमाग में, कम से कम ये है। तो इन लोगों का जो नाम मैं पढ़ के आपके सामने पेश कर रहा हूं, इनके प्रति मेरी कोई, मैं इनके प्रति ऐसा नहीं है कि मैं इनको खारिज कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर इनको मिल सकता है तो जगजीवन बाबू को क्यों नहीं। और कुछ अन्य लोगों का भी मैं नाम लूंगा, जैसे गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, वीवी गिरी, विनोबा भावे, एमजी रामचंद्रन, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिंह राव जी, अब ये तमाम लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जब इन लोगों को मिल चुका है, ऐसे लोगों को भी, तो बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं मिला? मैं इनमें कई लोगों के पॉलिटिकल प्रोफाइल को, उनकी जीवन यात्रा को पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं। कुछ लोगों को तो मैंने कवर किया है, उनको निजी तौर पे मैं भी जानता हूं, उनके साथ ट्रेवल भी किया हूं, बाद के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब ऐसे बड़े राजनेता जो आजादी की लड़ाई के दौरान भी इन्वॉल्व थे और बाद में भी रहे, उनका क्या रोल रहा प्रशासन में, उन चीजों को भी मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, वो कहानी भी। फिर भी ऐसे लोगों को मिला है जिन्होंने बहुत निगेटिव भूमिका अदा की देश की राजनीति में, सामाजिक विकास में, सामाजिक सौहार्द में, उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। लेकिन बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि वो समाज के ऐसे वर्ग से आते थे जिस वर्ग को सदियों से उपेक्षित रखा गया? तो आजाद भारत में भी उपेक्षित रखा जाना है। बाबा साहब को तो बड़े दबाव के बाद मिला, वो भी 90 में मिला, मरणोपरांत। और बाबू जगजीवन राम को आज तक नहीं पूछा गया। हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत बड़े दार्शनिक थे, विचारक थे, बहुत बड़े, और जगजीवन राम बड़े नेता भी थे, शासन में भी रहे, संविधान सभा में दोनों नेता साथ साथ रहे। कांग्रेस में वो थे, वो कांग्रेस में नहीं थे अम्बेडकर साहब, लेकिन कभी एक दूसरे के बीच में आप दुराव नहीं देखेंगे, कन्फ्रंटेशन नहीं देखेंगे। कभी जगजीवन बाबू ने अम्बेडकर की कभी आप उस तरह से अगर देखें तो कहीं भी उनसे एक आमने सामने की कोई बात नहीं है कि जैसे कि कोई उनकी आलोचना कर। बहुत सारे महाराष्ट्र के नेता ऐसे थे, दलित समाज से आने वाले, जो बाबा साहब को हराने में लगे रहते थे,
चुनाव में जब वो लड़ते थे तो। लेकिन बाबूजी का हमेशा उनके प्रति सम्मान रहा। मैं अब देखता हूं कई लोगों का नाम कि कैसे इन लोगों को नहीं मिला। अब आप बताइए, मैं 2-3 नाम जरूर लूंगा कि जिनको वाकई क्यों नहीं मिला, ये बात समझ में नहीं आने वाली है। उदाहरण के तौर पे बाबूजी का तो नाम मैंने लिया ही, लेकिन ये भी बात नहीं समझ में आती है कि आज तक अन्ना दुरई को क्यों नहीं मिला। अगर तमिलनाडु आज इतना स्ट्रांग, इतना एक ताकतवर प्रदेश है, समृद्धि के हिसाब से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से, समता मूलक समाज है, जहां इतनी गैर बराबरी नहीं है जितनी दूसरे प्रदेशों में है, तो अन्नादुरई का उसमें बहुत बड़ा रोल है। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, एक मूवमेंट के लीडर रहे, निर्माता है एक बड़े प्रदेश के, भारत के। उनको नहीं मिला। ईएमएस नंबूदिरीपाद, जो उच्च वर्णीय समुदाय से आने के बावजूद केरल में वंचित समाजों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार किया, वंचित और उत्पीड़ित समाज के लोगों को जमीन मिली जोतने के लिए, खेती करने के लिए, एजुकेशन बिल लाया जिससे कि सबको शिक्षा मिलने लगी। एक बार उनकी सरकार डिसमिस की गई, फिर वो सरकार में आए बाद में। और आज अगर केरल भारत का सिरमौर है, विकास की दौड़ में सबसे आगे है, सबसे समुन्नत प्रदेश है, मोदी सरकार के रिकॉर्ड में भी सबसे समुन्नत प्रदेश केरल है आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, तो उसमें ईएमएस नंबूदिरीपाद, अच्युत मेनन साहब, इन तमाम लोगों का नाम है। इनके कारण है कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्रियों ने इसमें काम किया, तो ईएमएस को भी नहीं मिला। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देवराज अरस, आज का कर्नाटक, जहां देश के हर कोने के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट सारे कर्नाटक में काम करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उस कर्नाटक को कर्नाटक बनाने वाला आदमी, नेता देवराज अरस, उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आप सोचिए। इसके अलावा दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बड़ा नाम है बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भारत की आधी आबादी को जिस व्यक्ति की योग्यता, सामर्थ्य से दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन जो उसकी रिपोर्ट आई, लगभग देश की आधी आबादी से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा ही होगा, इतना बड़ा वर्ग है बैकवर्ड क्लास, उसको एफर्मेटिव एक्शन उपलब्ध हुआ। भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत जो काम पूरा नहीं किया गया था, उस काम को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको नहीं मिला। और उनकी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को 1990 में, उन्होंने तो 80 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी बीपी मंडल साहब ने, वो चीफ मिनिस्टर भी बिहार के रह चुके थे, हालांकि बहुत कम दिन के लिए। 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। 1990 में जिस व्यक्ति ने उस रिपोर्ट को लागू किया उसका नाम वीपी सिंह था। वीपी सिंह को नहीं मिला, जबकि वो कितना बड़ा एफर्मेटिव एक्शन का काम भारत में किया उन्होंने, उनको भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि उन्होंने भारत की इतनी बड़ी आबादी को एफर्मेटिव एक्शन उपलब्ध कराया, सकारात्मक कार्रवाई के तहत उनको बहुत बड़ा उनके लिए काम किया? इसके अलावा दोस्तों, मैं कहता हूं कांशीराम, भारत में अगर देखा जाए तो दलित आंदोलन, वंचित समाज के लोगों, बहुजन जिसको उन्होंने कहा अपने हिसाब से, उनके उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये अलग बात है कि उनकी जो विरासत है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकी, स्थगित कर दी गई, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे बार बार ये बात आज इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उनकी जयंती आज जगजीवन बाबू की है। वो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत प्रखर व्यक्ति थे। मैं जब तक उनसे नहीं मिला था तब तक मैं उनको एक नेहरू कैबिनेट का, इंदिरा गांधी की कैबिनेट का, या बात की और नेताओं की कैबिनेट का एक नेता समझता था, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा नहीं था उनकी बातों को।
लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैं एक यंग जर्नलिस्ट था, उनका इंटरव्यू करने गया, और इंटरव्यू जब मैंने उनका किया तो मैं चमत्कृत कर रह गया उनकी बातें सुनकर कि क्या बोल रहे हैं, कितनी विद्वता उस व्यक्ति में है। मैं तो जानता ही नहीं था। मीडिया के लेख जो आते थे मीडिया में, अखबार में, उस समय मीडिया नहीं कहते थे, प्रेस कहते थे, उनसे झलकता ही नहीं था कि बाबूजी इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी अच्छी हिंदी, इतनी अच्छी अंग्रेजी। मैं दंग रह गया उनसे मिलकर। मैं बहुत छोटे अखबार में लिखता था उन दिनों, कई हिंदी के, फ्रीलांसर था उन दिनों, यूनिवर्सिटी छोड़ा था कुछ दिन के लिए, कुछ ही दिन पहले ही छोड़ा था, और अपना गुजारा करने के लिए लेख वगैरह लिखता था। तो उस इंटरव्यू के बाद जब मैं किसी बड़े अखबार में गया, तब भी मैंने एक बार उनसे बातचीत की, तो 2 बार मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और दोनों बार मैं बेहद प्रभावित हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया, और आई थिंक 1986 में हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन उनका अवदान, उनका जो मूल्यांकन, मुझे नहीं लगता कि सही किया गया, और उनको भारत रत्न न देना, तो मैं समझता हूं कि हर सरकार, जो भी सरकार आई और गई, उसकी ये नादानी है, और कहीं ना कहीं बायस है, कहीं ना कहीं आग्रह पूर्वाग्रह जो दिखाई देता है उस पूरी लिस्ट में, जो भारत रत्न पाने वालों की लिस्ट है, उसमें साफ पूर्वाग्रह झलकता है। कभी कभी मजबूरी में कुछ लोगों को बाद में दिया गया, जैसे पिछले दिनों कर्पूरी जी को दिया गया, मजबूरियां थी, बिहार इलेक्शन और तमाम चीज़ें, वरना उनको भी नहीं मिला था। तो आज ये मैं कहना चाहता था, और साथ में बाबू जगजीवन राम जी की याद में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृति में उनको सलाम करता हूँ। तो आज इतना ही। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।